चलो, लास्ट हमने प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बहुत ज्ञान लिया था। आज हमको उसको खत्म करना है और सोशलिस्टिक भी काफी कुछ हम पढ़ लेंगे आज। सो प्राइस मैकेनिज्म इज अ टूल, ये तो हमको सबको पता लग गया। बट कैसे एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने क्या थी चिल्ड्रन? व्हाट एंड हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्वांटिटी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसर होता है चिल्ड्रन, उसको सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है उसका? हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए उसको अपनी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। तो इन दिस केस ही विल बी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक? सिंपल एज दैट। डिमांड विल डिसाइड कि हमें प्राइस मार्केट में क्या लेना है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, डिमांड कम होगी तो हम प्राइस को घटा देंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? सो प्लीज पुट दिस हेडिंग, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप लिख लीजिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, large number of producers, cost is to be minimized, and price will be decided as per the demand in the market. And the producer would be using what is called as capital intensive technique. Be quick to this. आप समझ में आ गई? डिमांड विल बी टेकिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस, कि भाई अगर ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा। तो कंज्यूमर की वजह से कंज्यूमर के लिए गुड्स भी बनाए जाएंगे और उसी के हिसाब से प्राइस होगी। लाइक अगर पीवीआर सिनेमाज, आइनॉक्स सिनेमाज, वेव सिनेमाज ज्यादातर लोग थर्सडे को जाने लग जाएं, तो वो लोग क्या करेंगे? थर्सडे के टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे हमारे सो कॉल्ड इंडिया में ऑफिशियली छुट्टी संडे को होती है, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम से ऐसा चला रहा था। गल्फ कंट्रीज में क्या होता है चिल्ड्रन, जहां पे दे ऑफर नमाज, द ऑफिशियल छुट्टी इज फ्राइडे। उनका वीकेंड फ्राइडे सैटरडे होता है। व्हाट? फ्राइडे सैटरडे। और संडे को प्रॉपर स्कूल्स, ऑफिसेज एंड ऑल दैट आर वर्किंग। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ ब्रिटिश कल्चर चलता है इंडिया में, संडे इज ऑफिशियल ऑफ। खोपड़े में बात गई। बट गल्फ कंट्रीज में फ्राइडे इज ऑफिशियल ऑफ। तो वहां पे फ्राइडे को अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो थिएटर का टिकट का प्राइस ज्यादा होगा और संडे को कम होगा। सर समझ गए? अगर मूवी संडे को देखनी है तो हम दुबई जाएंगे मूवी देखने, इंडिया में देखनी है तो थर्सडे को देखेंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई चलन बात? समझ में आ गई बात चलन? चलिए मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर। तो सबको समझ में आ गया? मैक्सिमम प्रॉफिट वाली बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से गुड्स बनाएंगे बच्चों जिन पे उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कंज्यूमर्स कौन से गुड्स खरीदना चाहेंगे जिसपे उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड चलो। चलिए, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है चीजों का प्राइस बढ़ेगा बच्चों की घटेगा? बढ़ेगा, शॉर्टेज की वजह से। और जब उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड मोर। बट अगर मार्केट में चिल्ड्रन डिमांड कम हो जाती है, इन दैट केस लोग कमोडिटी खरीद नहीं रहे हैं, सेलर के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी चिल्ड्रन? सरप्लस। और सरप्लस के केस में बेचारों का प्राइस गिर जाएगा। जब तक सामान बिक नहीं जाता, विल द सेलर बी अंडरटेकिंग मोर एंड न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? नो। जब तक सामान बिक नहीं जाएगा तब तक वो उसको फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ गई पूरी बात? चलिए नेक्स्ट, पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। हाउ टू प्रोड्यूस, पहले ही मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं। दो तरह के मेथड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, मोर मशीन्स लेस वर्कर्स। दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव, मोर वर्कर्स एंड लेस मशीन्स। तो बच्चों जहां पे मशीन का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट वुड बी मिनिमम। मशीन का इस्तेमाल बहुत कम होगा कि ज्यादा होगा? सर मशीन का जब कम होगा तो हाँ, वेरी गुड। मशीन का इस्तेमाल जब कम होगा बच्चों तो कॉस्ट हाई हो जाएगी। एक्सेलेंट आंसर। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई? लेबर इंटेंसिव। बट फायदा क्या होगा? लोगों को नौकरी तो मिलेगी, वेलफेयर तो होगा। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा? कॉस्ट हमारी कम होगी, बट बच्चों क्या हम एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे? भाड़ में गया एनवायरमेंट। कॉस्ट कम होगी
तो आवर प्रॉफिट्स वुड बी मोर। तो प्रोड्यूसर का यहाँ पे टारगेट क्या चल रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। समझ में आ गया? तो अगर यूट्यूब ना होता, जूम ना होता, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ना होती, वीडियो कैमरा ना होता, तो क्या मेरा लेक्चर यूट्यूब पे होता? नो। तो मेरे को जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं उनको क्लास देने के लिए और अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता, या इन्वेस्ट करना पड़ता, नॉट वेस्ट, वेस्ट इज नॉट अ गुड वर्ड, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता, बट आई वोंट बी चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देम, तो सो कॉल्ड मेरा प्रॉफिट कम होता। अब यूट्यूब है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो भाई गो थ्रू द वीडियो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो कॉस्ट ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करेगा कि हम किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहे हैं, लागत सस्ती, प्रॉफिट ज्यादा। बट इंडिया में ये अच्छा नहीं है बच्चों, इसीलिए एलन मस्क साहब को टेस्ला फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी, बिकॉज ही सेड 60 लोगों का एम्प्लॉयमेंट करूंगा और पूरी फैक्ट्री चलाऊंगा। रतन टाटा जी ने बोला मैं 2000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट करूंगा और नेक्सॉन का एक इलेक्ट्रिक कार का नया प्लांट लगाऊंगा। तो हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी किसके फेवर में जाए चिल्ड्रन? टाटा बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? टाटा का प्रॉफिट नहीं होता। नहीं, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। रीजन इज रतन टाटा जी का जो एम है कि भाई हम नेक्सॉन गाड़ी बनाने को, 1 करोड़ की तो गाड़ी है नहीं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि टेस्ला गाड़ी 15 लाख रुपए में मिलेगी? नहीं बिकेगी, कितनी महंगी गाड़ियां हैं। तो उनको सिर्फ लग्जरी हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जिसको इंडिया में परचेज करने वाले लोग बहुत कम है। तो इनका महीने भर का प्रोडक्शन कितना होगा? टेस्ला का 100 कार्स का, नेक्सॉन का महीने भर का प्रोडक्शन होगा 800 गाड़ियों का। समझ में गया? रतन टाटा जी कोशिश करेंगे कि कार में टायर एक वर्कर लगाए, बट टेस्ला जब बनेगी तो एलन मस्क साहब क्या सोचेंगे कि बस वर्कर मशीन में बटन दबाता रहे, सारी रोबोटिक सिस्टम अपने आप कार को असेंबल कर दे। जहां पे अलाइनमेंट वगैरह की जरूरत है, जो काम रोबोट कर ही नहीं सकता, भाई इंजन फिट करना है या सीट को थोड़ा एडजस्ट करना है लाइक वाइज, तो वहां पे हम ह्यूमन बींग्स को लगा लेंगे। तो इसलिए एलन मस्क साहब को इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन नहीं दी गई। ओके, सो हाउ टू प्रोड्यूस, समझ में आ गया? तो ये फैक्टर प्राइसेस डिसाइड करेंगी। तो आपके घर में अगर आपको कोई बर्तन साफ करने वाली लेटर से मेड मिल जाती है 1000 रुपीज में, चल रहे हैं, क्या आपकी मम्मी डिश वॉशर खरीदेंगी 50,000 का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी क्या करेंगी? 50,000 रुपए को बैंक में इन्वेस्ट कर देंगी। 7% का भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.2, तो 3600 रुपीज साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? 300 रुपए। और बर्तन धोने वाली कितना देना पड़ रहा है? 1000। तो अपनी जेब से कितना जाएगा? जस्ट 700। तो मम्मी कहेंगी ये आसान है। नहीं तो डिश वॉशर खरीदो, उसके अंदर थोड़े बर्तन साफ करके ही रखने पड़ते हैं, सिर्फ नौटंकी और कुछ नहीं है। कुछ घरों में होता भी है, तो वो सिर्फ स्टेटस सिंबल है बेसिकली। तो इंडिया जैसी कंट्री में ये नहीं चल सकता, बट फॉरेन कंट्रीज में जहां पे मेड सर्वेंट कह रही भाभी जी $500 लूंगी, और अगर भाभी जी इंडियन है, कहेंगे रहने दो, मैं डिश वॉशर बर्तन खुद से धो लूंगी, क्योंकि वहां पे वर्कर्स महंगे हैं, पॉपुलेशन कम है, दैट्स व्हाई दे रिजॉर्ट ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया में वर्कर्स इतने ज्यादा हैं और सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि उतनी स्किल नहीं होती है, तो इंडिया में वी रिलाई ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बर्तन धोने का मामा। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर और मेड के एक ही सैलरी होती है। हाँ, रीजन बीइंग कि दोनों ही बहुत कम है ना। तो वहाँ परमिट लेना पड़ता है किसी के काम करने के लिए। अगर आप दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं तो, अगर आप यूएस में पैदा हुए वहां के सिटीजन, तो थोड़ा परमिट लेना पड़ेगा आपको। इंडिया में भी आप देख लीजिए, यू गो टू बेंगलुरु, वहां पे आपको 1000 रुपए में बर्तन धोने वाली नहीं मिलेगी, ये छोटी सिटीज में मिलती है बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? अभी ऐसा हुआ था हमारे साथ 4 years प्रायर चिल्ड्रन, हमारे घर में कपड़े धोने वाली एक आती थी लड़की, तो पहले वो 600 लेती थी, फिर उसने कहा मैं 800 लूंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल बाद 800 हो गया। फिर 1 साल बाद बोली हम 1500 रुपए लेंगे। मैंने कहा इतना सैलरी हाइक कहाँ होता है, इतना तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक नहीं मिलता। कह रहे नहीं तो हम बर्तन नहीं धोएंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे। हाँ, कपड़े वाली थी, सॉरी, नॉट बर्तन वाली। तो उसने कहा हम कपड़े नहीं धोएंगे। तो माई वाइफ सेड नाउ व्हाट टू डू। मैंने कहा भाई मैं तो कपड़े धोऊंगा नहीं, मेरे को क्लास लेनी है, नुकसान होगा। तो वी बॉट सैमसंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चिल्ड्रन, उसके अंदर कपड़ा डाल दीजिए, धुल के निकाल देती है अपने आप, बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा होता है। आपको दिख भी रहा होगा मेरी टी शर्ट से, टाइट की सफेदी, एरियल की सफेदी। तो अब लगा कि अगर 1500 रुपए हम बर्तन मांजने वाली को, सॉरी, धोबन को देंगे, तो साल भर के कितने पैसे जाएंगे? 18,000। और वो धोबी भी तो वॉशिंग पाउडर और पानी सब यूज करेगी, और वो तो मशीन में भी लगना है। तो 18,000 रुपए, अगर वॉशिंग मशीन लगभग 1.5 पौने 2 साल भी चल के खराब भी हो गई, तब भी हमारा ब्रेक इवन
आ जाएगा। और वॉशिंग मशीन तो पिछले 4-5 साल से चल रही है, तो नाउ वी आर इनटू प्रॉफिट। तो कौन सी टेक्निक रिजॉर्ट कर ली? कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट इट क्लियर? जो लोग आज क्लास से गायब हैं, वो हो सकता है कहीं कपड़े धोने गए हो, तो उनको लग रहा है वहां ज्यादा फायदा होगा। समझ में आगे चलन बात? पक्का? आपके पापा के पास कार है, आई रिपीट, आपके पापा के पास कार है, वो खुद ड्राइव करते हैं या ड्राइवर से ड्राइव करवाते हैं? अगर वो ड्राइवर से ड्राइव करवा रहे हैं तो वो क्यों करवा रहे हैं? उसका रीजन है, जितनी देर का कम्यूटिंग का टाइम होगा उतनी देर में उनको लग रहा है कि मैं कार में पीछे वाली सीट में बैठ के लैपटॉप पे कुछ बिजनेस कर लूंगा और शायद मैं एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लूं, और ड्राइवर को 20,000 दे देंगे हम, 80,000 तो तब भी बचा। बट अगर आपके पापा को जनरली ऑफिस एकदम घर के बगल में ही है, या बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, या उनका इस तरह का कोई काम नहीं है कि वो लैपटॉप पे कार के अंदर बैठ के कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो वो कार खुद ड्राइव करेंगे। लाइक आई एम ऑल्सो हैविंग अ कार, बट आई हैव नॉट हायर्ड एनी ड्राइवर। व्हाई? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं कार में बैठ के पढ़ा थोड़ा पाऊंगा। व्हाट इट क्लियर? और मेरे को कोई कार से 2 घंटे की ट्रैवल तो करनी नहीं है, 1 घंटे की ट्रैवल तो करनी नहीं है। भाई संडे को फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए, 15-20 मिनट की ड्राइव पे रेस्टोरेंट आ गया, कैफेटेरिया आ गया, तो 15 मिनट के लिए क्यों मैं ड्राइवर को हायर करूंगा? समझ में आई बात कि नहीं? तो ये मत सोचिएगा जो लोग ड्राइवर को हायर करते हैं वो लोग बड़ा कंसर्न है ड्राइवर की तरफ, बड़े सोशलिस्टिक टाइप। कुछ नहीं बच्चों, एवरीथिंग इज मनी ही। लॉजिक समझ में आ गया? अब आपकी मम्मी सो कॉल्ड मान लीजिए घर से कोई बिजनेस कर रही है, या उनका मान लीजिए कोई बिजनेस थोड़ी दूरी पे है, लेटर से बुटीक ओपन कर लिया, कोई कंसल्टेंसी ओपन कर ली, और वो मान लीजिए गौरी खान जी की तरह कोई इंटीरियर डिजाइनर है वगैरह वगैरह। अब उन्होंने घर में सारे नौकर चाकर लगाए हुए हैं, पूरे महीने भर की मिला के 30,000 रुपीज वो नौकरों को तनख्वाह देती हैं। दादी माँ क्या कह रही है? हे भगवान, बहू का तो दिमाग खराब हो गया है, 30,000 रुपये नौकरों को दे रही है, खुद ही कर ले पूरा काम। मम्मी कह रही है अरे दादी माँ तुम बुढ़ी बुढ़ी बुढ़िया रहेगी एकदम से, तो दिमाग नहीं चल रहा जरा भी। 2 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस से कमा रही हूँ, और अगर मैं बिजनेस छोड़ के घर में ये सब दलिद्र काम करने लग जाऊं, तो बचेगा कितना परिवार को? 30,000, और नुकसान कितना होगा? 2 लाख का। तो 1,70,000 का नुकसान है कि नहीं है? तो दैट्स वाई आजकल की लेडीज बिजनेस और जॉब करने लग गई हैं, क्योंकि वहां से इतना हम कमा लेते हैं कि घर के नौकरों को पैसा देते हैं। बट अब हमारे घर में तो भाई माई वाइफ इज अ होम मेकर, तब भी हमारे यहाँ नौकर हैं, महीने की 12 से 15,000 में नौकरों को तनख्वाह देता हूँ। सर क्यों? आप सब काम उन्हीं से कराइए। अब पता लगा सब काम उन्हीं से कराएं, तबियत खराब हो गई, कल खाना ही नहीं मिला। समझ में आ गया? और हम खाना खाएंगे ना तो वॉकिंग कैसे क्लास में है? लॉजिक समझ में आया? तो हर वर्क इज टू टेक केयर ऑफ 3 चिल्ड्रन। सर आपके 3 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मैं भी अपने आप को चाइल्ड ही मानता हूँ। समझ में आ गया? भाई समय पे साफ कपड़े देना एंड ऑल दैट, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस, मैनेजमेंट ऑफ द। और सर आपकी मम्मी, उनको तो मैंने एकदम सेठानी का दर्जा दिया हुआ है, सिर्फ नौकरों के ऊपर हुक्म चलाना है। व्हाट इट क्लियर? क्यों भाई? 67-65 ईयर्स एज हो गई, पता लगा कब धो रही कभी टूट गया। समझ आ गया? प्लेट धो रही है, गुस्सा आ गया बेटे के ऊपर, प्लेट फेंक के मार दी, तो नुकसान हो सकता है, तो भैया नौकरों से काम कराओ। व्हाट इट क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का यही होता है बच्चों। कौन सा प्रिंसिपल? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, यही होता है, हर इंसान जीवन में इसको अप्लाई करता है। तो अगर आपके पापा के पास ड्राइवर नहीं है तो मत सोचिएगा कि वो बहुत कंजूस है, और अगर आपके पापा के पास ड्राइवर है कार चलाने के लिए तो बिल्कुल मत सोचिएगा दानवीर कर्ण है, सोसाइटी की चिंता है, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस को यूज करके अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ड्राइवर कार चला रहा है, पापा 5-10 क्लाइंट से बिजनेस की बात कर रहे हैं, कम से कम खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और पता लगा खुद ही बात कर रहे हैं ड्राइव करते करते, आगे मामा जी रोक लिए, पुलिस अंकल, गुप्ता जी 3,000 रुपये फाइन है। पापा के इससे अच्छा तो मैं ड्राइवर रख लेता, वो गाड़ी चलाता, मैं फोन से बात करता, फाइन बच जाता। फाइन। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो ड्राइवर तब रखेंगे जब हमें लग रहा है कि उसकी कॉस्ट कम है और हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। खुद गाड़ी तब चलाएंगे जब हमें लग रहा है कि ड्राइवर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे भी है। तो अंडरस्टूड हाउ टू प्रोड्यूस? पक्का? कंफर्म? तो मारुति क्यों इंडिया में प्लांट लगाता है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे वर्कर्स सस्ते हैं। समझ में आ गया? तो हम वो टेक्निक यूज करेंगे बच्चों जिसमें कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। सो पीपल अंडरस्टूड? कौन सी टेक्निक लेंगे हम लोग? चीपेस्ट। चीपेस्ट कैपिटल इंटेंसिव चीपेस्ट। अगर कैपिटल सस्ता है तो हम मशीन यूज करेंगे, और अगर लेबर सस्ता है तो हम लेबर यूज करेंगे। बाकी टेक्स्ट आप रीड करेंगे, यही लिखा है जो मैंने पटर पटर किया है। यहां तक कोई क्वेरी चलन? पक्का? नमन जी, तुषा जी, पापकी जी, कोई क्वेरी? नो सर। फॉर whom टू प्रोड्यूस?
एप्पल वाले इंडिया में प्लांट किसके लिए लगाते हैं? आप जैसे लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने हैंडपंप किस लिए लगाया? आप जैसे लोगों के लिए। सर आप जैसे का मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस। द क्वेश्चन इज किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाए? अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी चिल्ड्रन, उनके लिए बनाएंगे हु आर विलिंग टू पे हाई प्राइस। जो ज्यादा पैसे दे पाएगा गुड्स उसके लिए बनाएंगे, जो पैसे नहीं दे पाएगा सॉरी उसके लिए गुड्स नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई बच्चों या बिल्कुल भी नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए। सो जब भी हम गुड्स बना के मार्केट में बेचेंगे, व्हाट विल बी पेइंग चिल्ड्रन? वेजेस टू द एम्प्लॉय, रेंट टू द लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट जिससे पैसा बोरो किया, एंड एंटरप्रेन्योर क्या रखेगा अपनी जेब में? प्रॉफिट। गॉट इट? हाँ बिल्कुल, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग लग्जरीज, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम लग्जरीज के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलिए। सो वेजेस का डिटर्मिनेशन होगा लेबर मार्केट से। अगर लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो भाई वेजेस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। टीचर्स साउथ इंडिया में नहीं मिलते हिंदी सब्जेक्ट के, तो अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो नौकरी कहाँ करेंगे? नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हिंदी के टीचर की सैलरी ज्यादा होती है। नहीं ऐसी बात नहीं, जब हिंदी पढ़ाने वाले लोग होंगे तो पढ़ेंगे। और नॉर्थ इंडिया में मैथ्स और साइंस के टीचर्स की सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि ये कम पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों का टीचर बनना है ना और नॉर्थ इंडिया में रहना है तो मैथ साइंस का बनिएगा। सर व्हाट अबाउट कॉमर्स? वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर साउथ इंडिया में टीचर बनना है तो इल्लेपो हिंदी का टीचर बनिएगा। समझ में आई बात? चलिए। सो आई होप सो ऑल द प्रॉब्लम्स वेंट वेल। चलिए पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, पुट द हेडिंग सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीवीटी में बच्चों सब पूछा जाएगा, सब पढ़ के जाइए। तो आई कांट फोकस ऑन एनीबॉडीज पर्टिकुलर स्कूल, बट पढ़िए सब कुछ। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है। कुछ स्कूल में इसलिए कटवा दिया गया है कि भाई हमारी कंट्री सोशलिस्टिक है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि भाई कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली मिक्स तैयार हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? चलिए। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी बोलते हैं या प्लानिंग सो कॉल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं या प्लानिंग कमीशन बोलते हैं? ये एकदम गलत है, किताब में एकदम गलत लिखा है। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट सेट्स अप सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये सही लिखा है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो गवर्नमेंट इज द प्लानिंग अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया उसका नाम क्या है? प्लानिंग कमीशन। खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया। प्लानिंग कमीशन अब इंडिया में नहीं चलता। नाउ वी हैव नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल लो, नीति आयोग। तो मैंने पहले भी आपको बताया फिर बता रहा हूं, नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, प्लानिंग कमीशन में भी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे। प्लानिंग कमीशन में जो रूलिंग पार्टी होती थी ना उसी के लोग बस होते थे। वरएज नीति आयोग में हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी मेंबर होते हैं। अडानी एंड अंबानी टाइप पीपल आर स्पेशल इनवाइटीज। कुछ पढ़े लिखे सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल एकेडमिशियंस को भी हम इसका मेंबर बनाते हैं, ताकि जब पढ़े लिखे लोग यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छे सजेशंस हमको देके जाएंगे। हाँ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, मतलब यहाँ पे काफी सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोगों का आप बोल सकते हैं ग्रुप होता है, काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं। प्लानिंग कमीशन में नेता टाइप लोग ज्यादा थे और एजुकेटेड एकदम कम थे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसे जानेंगे? लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लिख दी सबने? पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। सो वील बी प्रोड्यूसिंग दैट थिंग व्हिच प्रोवाइड्स व्हाट चिल्ड्रन? वेलफेयर। समझ में आ गया? एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस? डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सोसाइटी, पीपल बेसिकली। जितना लोगों को चाहिए होगा उतना प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करके प्राइस कम करके बेचने के चक्कर में नहीं रहेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो दोनों चीजें लिख दीजिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, थिंग्स विच कुड प्रोवाइड वेलफेयर, हाउ मच, क्वांटिटी विच इज नीडेड बाय द कंज्यूमर्स। डिमांड लिख सकते हैं बट डिमांड थोड़ा सा कमर्शियल वर्ड लगता है तो मैं नीड पे ज्यादा भरोसा करता हूं। डन चलन? डिमांड कैपिटलिस्ट। हाँ यहां पे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा बट अवॉइड। हाउ टू प्रोड्यूस, अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज वेलफेयर।
वो तब हो पाएगा व्हेन वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और अगर भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो कौन सी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ काम आएगी? इट्स ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक चलन? लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज द ओनली टेक्निक विच विल बी प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। दूसरी कोई भी टेक्निक सो कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? सर इससे तो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को प्रॉफिट की चिंता नहीं है, गवर्नमेंट को वेलफेयर की चिंता है। तो वेलफेयर अगर कम भी हो रहा है बट मेजोरिटी पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड। रतन टाटा जी का व्यू यही होता है कि भाई अगर 10 में से 4 बिजनेस सुपर प्रॉफिट दे रहे हैं, एक नुकसान में जा रहा है और बाकी 5 नॉर्मल प्रॉफिट दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नुकसान वाले को भी चलाओ, एटलीस्ट कुछ घरों का चूल्हा उसी से जल रहा है। तो इनकी ये अप्रोच जो थी ये सोशलिस्टिक थी। बीच में साइरस मिस्त्री साहब आ गए थे। साइरस मिस्त्री का नाम सुना है? नहीं सुना? डोकोमो? क्या डोकोमो? सर वो सर जापान का जो नहीं 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 नहीं, क्रेडिट का जमशेद टाटा का नाम सबने सुना होगा बच्चों। जमशेद जी टाटा के फ्रेंड थे जिनका नाम था शेपोंजी पलोंजी। पारसीज थे ये, इनके नाम ऐसे ही होते हैं बेसिकली। उनके जो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड थे, मतलब उनके पोते या पड़ पोते, ही वॉज मिस्टर साइरस मिस्त्री। तो शेपोंजी पलोंजी ने और जमशेद जी टाटा ने टाटा सन्स मिलकर सेटअप किया था। 80% या 75% पैसा रतन टाटा जी का था और बाकी 25% उनका था। तो जब रतन टाटा जी बोल गया मैं, जमशेद जी टाटा का। तो जब रतन टाटा जी की रिटायरमेंट एज आ गई एंड ही लेफ्ट द टाटा सन्स एंटरप्राइज, तो सोचा गया अगला सीईओ चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो भाई जो डोमिनेटिंग इन्वेस्टर होगा, जो डोमिनेटिंग शेयर होल्डर होगा, वही बनेगा। तो वो शपोंजी पलोंजी ग्रुप के पड़पोते साइरस मिस्त्री साहब थे। तो साइरस मिस्त्री जी बन गए वहां के चेयरमैन। और उनकी पॉलिसीज कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसी तरह की समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कि भाई ये जो कंपनीज लॉस दे रही हैं इनको बंद कर दो। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई रतन टाटा जी इस एटीट्यूड के नहीं थे। ही यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है, 10 जगह से पैसा कमा रहे हो ना, एक जगह देना भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैव बीन एम्प्लॉयड। These thousands of people have been employed. They are earning money. They are nurturing their families. They are so called teaching their children through good schools and all. नौकरी से निकाल दोगे, बंद कर दोगे वो कंपनी, तो इन सब के घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बातें बोर्ड मेंबर्स को अच्छी नहीं लगी और साइरस मिस्त्री साहब को किक आउट कर दिया गया, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और फिर दुनिया से। उनका भी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था इस साल या लास्ट ईयर में। उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज थी, पीछे बैठे थे बिना सीट बेल्ट के, तो फास्ट में उनकी डेथ हो गई बेसिकली। खैर नाउ इज नो मोर। वापस रतन टाटा जी अब चेयरमैनशिप पे आ गए हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब समझ में आ गया। चलिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, सब केस स्टडीज काफी काम आएंगे आपको जीवन में। चलिए बच्चों आगे। तो रिसोर्सेस को कितना यूज करना है जब तक वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकते हो जाते। हाँ बोलिए कृष्ण जी। सर अब कैपिटल इंटेंसिव सर तब भी टेक्नोलॉजी पे तो फोकस कर ही रही है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये नहीं होता टेक्नोलॉजी पे फोकस। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है प्रपोर्शनेटली मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होगा और वर्कर्स का कम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीनों का ही होगा, समझ में क्या। लेबर इंटेंसिव मतलब लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा और मशीनों का इस्तेमाल कम से कम, ये मतलब होता है। हाँ यस, कम होगा वो बात ठीक है, बट लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा, आप उनको जब एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उनकी अर्निंग्स नहीं होंगी, वो आपकी नेसेसिटीज को सस्ते में क्या खरीद ही नहीं पाएंगे, पैसे ही नहीं है उनके पास। ओके, दिस इज द रीजन फॉर उन टू प्रोड्यूस। भाई उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो पैसे कमा रहे हैं। और अब यहां पे हमने वर्कर्स की कुछ कैटेगरीज को डिफाइन कर लिया। कौन सी कैटेगरीज को डिफाइन कर लिया? हम स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चलें स्किल्ड वर्कर की वेजेस थोड़ी ज्यादा होंगी और अनस्किल्ड की कम। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने। आपके घर में सो कॉल्ड मेड आती है झाड़ू पोछे के लिए, तो उस मेड को मम्मी ज्यादा पैसा देना चाहेंगी या जो खाना बनाने आ रही है उसको? खाने बनाने वाली। क्यों? उसकी स्किल ज्यादा है, झाड़ू पोछे वाली की स्किल कम है। सिंपल एज दैट। तो सोशलिस्टिक का ये मतलब नहीं कि डॉक्टर की सैलरी और कंपाउंडर की सैलरी सेम हो जाएगी। सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि सीनियर ऑफिसर इन द कंपनी विल बी पेड सेम मनी एज द चपरासी ऑफ द कंपनी। नो 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 नो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बच्चों। इट इज
equitable distribution. What? Equitable. One who deserves more will get more and one who deserves less will get less. समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको लिख लीजिए फास्ट. समझ में आ गई बात? तो पीपल विल बी गेटिंग मनी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड टैलेंट टू वर्क. लॉजिक अंडरस्टूड? मान लीजिए कि HDFC बैंक ने IIM से एक MBA फाइनेंस को हायर किया इन द ईयर 2006 और HDFC ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सेम IIM इंस्टीट्यूट से, कहीं से, बैंगलोर कोलकाता, 2023 में भी किसी को हायर किया. दोनों की सैलरी सेम होगी? नो. हो सकता है इनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए हो एंड ही मस्ट हैव वेंट अप टू 6 करोड़ रुपीस. गॉट इट क्लियर? मिलती है इतनी सैलरी मिलती है, परेशान हो तो ये. तो सर CA करें कि MBA करें, ये तो भाई आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है. चलिए, समझ में आ गया बच्चों सोशलिस्टिक इकोनॉमी? तो यहाँ पे क्या प्राइस मैकेनिज्म चलेगा? यहाँ प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा. सर मिक्स्ड इकोनॉमी की हेडिंग लिख दीजिए. इसमें कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज जितना डेटा आपने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में पढ़ा उसको आप यहाँ पे बस रिपीट कर देंगे. व्हाट इट क्लियर? कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों बातों को जोड़ दीजिएगा. यहाँ पे 2 तरह के सेक्टर्स काम करते हैं. कौन कौन से 2 तरह के सेक्टर्स काम करते हैं सर? बी अटेंटिव टू दिस. एक होता है प्राइवेट सेक्टर, another is public sector. Private sector will be working for what children? Profit. और ये बेचारे वेलफेयर. अब आप बोलेंगे सर हमारा स्कूल क्या है? आपका स्कूल आपके लिए कैपिटलिस्ट है. राइट टू एजुकेशन एक्ट की तहत जो गरीब बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में नहीं पढ़ते, खैर 8th क्लास तक ही फ्री में स्कूल के पढ़ाने की जिम्मेदारी है. हर क्लास में मैक्सिमम 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा सकती है. तो क्लास 10 अगर 40 है तो फीस आप 30 से लीजिए, 10 को फ्री में पढ़ाइए. तब स्कूल क्या बन जाता है? सोशलिस्ट. और सर हमारा स्कूल इतना महंगा है, सर कैसे बच्चों को फ्री में पढ़ा पाएगा? गवर्नमेंट जो आपके स्कूल को जमीन देती है ना बच्चों, उस पे वाटर टैक्स, जो अदर टैक्सेस होते हैं, ये काफी रिड्यूस्ड होते हैं, ये काफी एग्जेम्प्ट होते हैं. तो जब गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशंस दे रही है, बेनिफिट दे रही है स्कूल को, तो स्कूल की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हाँ सर फर्स्ट पीरियड मॉरल साइंस का होता है. अरे भाई वो मॉरल साइंस अलग है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नैतिक जिम्मेदारी. सर नैतिक तो स्टार प्लस के सीरियल में भी था, जिम्मेदारी तो नहीं था ना, इसलिए वो स्कूल को निभानी पड़ती है. फाइन. चलिए, तो यहाँ पे फीचर्स दोनों के मिलेंगे बच्चों, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी. तो प्राइस मैकेनिज्म कहाँ काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर में. व्हाट इट क्लियर? और प्लानिंग कहाँ पे काम करेगी? पब्लिक सेक्टर में. समझ गए सब लोग? समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे 2-3 चीजों पे मैं फोकस करूंगा, आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे. सो चलें, यहाँ पे ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, लाइक इंडस्ट्री पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी. मैं एक एक करके तीनों का समरी आपको बता देता हूं. दैट पॉलिसी विच talks about taxation is known as what children? Fiscal. Physical नहीं, fiscal. And that policy which talks about money supply. आपने बच्चों डिमोनेटाइजेशन सुना है? Yes. That was a part of monetary policy. कब नोट ज्यादा छापने हैं, कब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, कब घटाना है. स्टेबिलिटी वाले में बताया था ना मैंने आपको, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी ताकि आपके पास पैसे कम हो, आप खर्च ना कर पाए, और आप कम खर्च करेंगे तो शॉपकीपर आपको महंगे में बेच नहीं पाएगा, तो सामान का प्राइस गिर जाएगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा. वेरी गुड. तो उसमें जो टैक्स वाली हम लोग बात कर रहे थे दैट वाज फिस्कल पॉलिसी, और जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स वाली बात कर रहे थे दैट वाज मॉनेटरी पॉलिसी. और ये क्या होता है सर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. गिविंग लाइसेंसेस टू फैक्ट्रीज, गिविंग सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द बिजनेसमैन टू सेट अप देयर बिजनेस. ये सारी प्लान्स कहां बनाए जाते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में. तो फिस्कल पॉलिसी टैक्स की बात करती है और मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई की बात करती है. प्रॉफिट मोटिव होगा प्राइवेट सेक्टर का, वेरएस पब्लिक सेक्टर कंट्री के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजों पे सरकार पैसे खर्च करेगी. कभी एयरटेल वाले कोशिश करेंगे कहीं पे हम वाटर पंप लगाएं या हैंड पंप लगाएं? नो, क्योंकि उनको पता है कि यहां से हमको कोई अच्छे रिटर्न्स
नहीं मिलेंगे तो वाई टू वर्क हार्ड, तो उनका पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस होगा अपने ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब समझ में आ गया चलन। तो प्राइवेट सेक्टर किसे प्रोड्यूस करेगा, प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा, और पब्लिक सेक्टर किन चीजों को प्रोड्यूस करेगा जहां पे सो कॉल्ड वेलफेयर होगा। अंडरस्टूड दिस चलन। चलिए, तो प्राइवेट सेक्टर देखेगा कंज्यूमर के प्रेफरेंस और पब्लिक सेक्टर देखेगा कंज्यूमर की नीड्स। अंडरस्टूड दिस। हाउ टू प्रोड्यूस, बड़ा सिंपल है। प्राइवेट सेक्टर यूज करेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड पब्लिक सेक्टर यूज क्या करेगा चलन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बात समझ में आ गई। इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। हेडिंग लिख दी सबने। हेडिंग के बाद व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन लिखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन लिखिए और लिखिए प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रोड्यूसिंग profitable goods and services and public sector will be working on what children, necessities। समझ गए, Yes, sir. समझ गए, बी क्विक। चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस, तो प्राइवेट सेक्टर क्या यूज करेगा चलन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड पब्लिक सेक्टर क्या यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव। पुट द क्वेश्चन एंड मेंशन these two things also, mention these two things also। हाउ टू प्रोड्यूस अंडरस्टूड। फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो भाई प्राइवेट सेक्टर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, पीपल विद हाई इनकम, और पब्लिक सेक्टर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, जो सो कॉल्ड नीडी लोग होंगे। सो पब्लिक सेक्टर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर नीडी पीपल एंड प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर पीपल विद हाई इनकम। समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के साथ चिल्ड्रन हमारे चैप्टर होता है राम राम सत्य। लिमिटेशन भी है इसके बाद, किसकी लिमिटेशन थी, प्राइस मैकेनिज्म की वो कंडीशन रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन। अच्छा वो सब है ना एडिशन में, ओके इसमें नहीं है। चलिए, वील बी टेकिंग दैट अप इन द अपकमिंग लेक्चर। पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ भेज दीजिएगा। चलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो, ये पीडीएफ मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो सम स्टूडेंट सेड कि सर सिलेबस में नहीं, अननेसेसरी। limitation of price mechanism, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लूंगा। non-existence of competition होगा। चलिए ठीक है। नहीं, कुछ कुछ चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं भी है, बट पढ़िए सब बच्चों, सीयूटी में सब काम आएगा आपको, और वहां काम आए चाहे ना है, व्हेन यू विल बी इनटू ग्रेजुएशन ये आएगा। और जब आपने बहुत ढेर सारा पढ़ा होगा ना, तो आने वाले टाइम में जब भी आप कुछ पढ़ाई करोगे, जब भी आप कुछ करोगे, तो एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट आपके पास जिंदा रहेगा। समझ आया। कल को मान लीजिए आप हेल्पेज इंडिया के सीनियर कंट्री हेड बन गए, तो आपने अगर पढ़ा होगा आज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तभी तो आप पॉलिसीज को वहां पे ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नहीं नहीं, भीख मांगना नहीं सिखाते हैं। चलिए नंजलन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।